भारत ने यहां पर क्या कहा? भारत ने कार्बन इमिशन को कम करने के लिए जो एजेंडा रखा गया था इस मीटिंग में, उसी के लिए दुनिया के नेताओं से कहा कि देखो भैया, बातें करने से कुछ नहीं होगा, एग्जीक्यूशन करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री इसी दौरान ऋषि सुनक जी के साथ भी देखे गए। ऋषि सुनक के साथ साथ उनके जो दो पूर्व मंत्री थे, जो प्रधानमंत्री थे, जो अब मंत्री बनकर ऋषि सुनक जी के साथ आए थे, उनसे मुलाकात की। काफी अच्छी वार्ता दिख भी रही है। यूएन के चीफ के साथ भी प्रधानमंत्री की तस्वीर और बातचीत करती हुई चीजें दिखाई दी। साथ ही साथ इजराइल के जो प्रेसिडेंट हैं ईसाक हरगोज, वो भी यहां पर बैठे हुए प्रधानमंत्री के साथ वार्ता करते हुए दिखाई दिए। ठीक है, इसी प्रकार से अबे अहमद के साथ प्रधानमंत्री की तस्वीरें आई। साथ ही साथ जो आप यहां पर श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री की तस्वीरें आई। बहरेन के किंग के साथ प्रधानमंत्री की तस्वीरें आई। यूएई के किंग के साथ प्रधानमंत्री की तस्वीरें आई। सब बढ़िया तरीके से तस्वीरें यहां पर रही। यानी एक प्रकार से यह समझिए कि COP28 एक ऐसा इवेंट है जहां पर्यावरण के नाते राष्ट्र के जो बड़े बड़े नेता हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ बढ़िया बातें करते हैं, और बातों के साथ साथ लोग एक दूसरे के साथ भविष्य की संभावनाओं को लेकर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो COP33 के लिए भारत यहां पर बोल दिया कि भविष्य में हम लोग इसे करना चाहते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, अब क्या है, भारत ने अपने लेवल पर यह कहा कि भारत ने इकोलॉजी और इकोनॉमी में संतुलन स्थापित करने का दुनिया के सामने एक जबरदस्त कार्य करके दिखाया है। भारत ने अपने कार्बन उत्सर्जन को 2030 तक 45% घटाने का लक्ष्य रखा है। यही कारण है कि हमने बायोफ्यूल अलायंस लॉन्च किया है। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस भारत के द्वारा लॉन्च किया था G20 के अंदर, जिसके माध्यम से हम पेट्रोल और डीजल के अंदर बायोफ्यूल मिक्स करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को लगाम लगाएंगे। भारत ने कहा कि हम इस बात को लेकर कृत संकल्पित हैं और हम ये बात कर कर रहेंगे। आपको नहीं मालूम हो तो बायोफ्यूल अलायंस के बारे में हमने पहले भी बताया है, पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाला फ्यूल जिसे कि पेट्रोल डीजल में मिक्स करके काम में लिया जाता है। ठीक है, यहां पर इस बात की भी चर्चा हुई कि असल मायने में प्रदूषण के जिम्मेदार विकसित देश हैं। जैसे 1975 से 2021 के बीच में दुनिया में कुल कार्बन जो उत्सर्जित हुआ उसका 25% अकेले अमेरिका के द्वारा किया गया। भारत ने कुल कार्बन प्रदूषण का 3.5% प्रदूषित किया, दुनिया के कुल प्रदूषण का 3.5%, जबकि दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया रखता है। तो भारत ने कहा असल मायने में विकसित देश कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं और उनकी जो परेशानियां हैं वो गरीब देशों को चुकानी पड़ती हैं। जैसे पाकिस्तान बेचारा $30 बिलियन का नुकसान झेल लिया, वंताओ अपने आप के 6 शहर रिलोकेट करा दिया। इसका मतलब विकसित देशों के द्वारा खेला गया जो खेला है उसका नुकसान गरीब देशों को उठाना पड़ता है। यही कारण है कि विकसित देशों की जिम्मेदारियां तय की जाएं और उन्हें कहा जाए कि वे अपने लेवल पर अपनी इकोनॉमी में से पैसा निकालकर विकासशील देशों को टेक्नोलॉजी दें। यही बात चीन कहता है, यही बात भारत कहता है, और भी कई विकासशील देश कहते हैं कि जो ये फंड बनाते हैं आप लोग, उन फंड्स के अंदर इस प्रकार का फंड बनाया जाए जिन फंड्स के माध्यम से पैसा विकसित देश दें, विकासशील देश उस पैसे से नई टेक्नोलॉजी का विकास करें और वो कार्बन के प्रदूषण को खुद भी नियंत्रित करने का प्रयास करें। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को यह बात समझ में आ गई हो। यहां पर इस बात के ऊपर प्रेशराइज किया गया कि विकसित देश फंड देने में कोताही ना बरतें, सो दैट विकासशील देश अपने विकास को अच्छे से बढ़ा सकें। अच्छा, अब यहां पर एक बड़ा सवाल यह भी बनकर आता है कि एक बात बताइए, अगर विकसित देश पैसा दें तो उनके ऊपर ऐसा क्या फर्क पड़ रहा है? ना भी दें तो भाई इसलिए फर्क पड़ रहा है, अगर वो पैसा नहीं दिए तो जीवन उनका भी कीमती है। कल को कोई और देश उसके साथ होड़ में निकल पड़ा, बोले ठीक है हम तो मरेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, तो भैया जीवन उनका भी खराब हो जाएगा। अगर और देशों को नियंत्रित रखना है तो उन्हें भी आपको टेक्नोलॉजी साथ साथ साझा करनी पड़ेगी, और इसी को लेकर के ये सारी बैठकें हो रही हैं। अब आपके दिमाग में बनेगा ये देश बनते कैसे हैं, तो आइलैंड वाइज या फिर कॉन्टिनेंट वाइज डिसाइड किए जाते हैं कोप के देश। इसी तरह भारत ने 33 का नंबर दिया है कि वो हमारे साथ। ठीक है, तो संभावना के साथ साथ मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है, कोप की जानकारी भी दे दी है।